एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो देखिए, जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो किसी भी दो व्यक्ति जो है उनके सारी के सारी गुण या सारी की सारी विशेषताएं एक जैसी नहीं हो सकती। हमें किसी ना किसी लेवल पर उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सेम चीज हमारे टीचिंग में भी होती है यूज। हमारी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है, वो अलग अलग विशेषताओं वाले होते हैं। हो सकता है आप फिजिकल डिफरेंसेस देखें, उनमें शारीरिक बनावट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसके अलावा उनके मेंटल लेवल में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक शिक्षिका या एक जो शिक्षक होता है उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी कक्षा में जो भी बच्चे बैठे हैं उनमें क्या क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं और उन सबको केटर करते हुए, उन सारे डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग को उन्हें प्लान करना होता है। तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप समझेंगे, दो डेफिनेशंस यहां पर हम देखते हैं। जेम्स डेवर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा क्या दी गई है? औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर विशेषता के बेसिस पर, कोई मानसिक विशेषता है, कोई शारीरिक विशेषता के आधार पर कोई किसी समूह से अलग दिख रहा है या किसी औसत जो उसकी विशेषता है उससे वो अलग दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। जैसे हम हाइट ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती है जिसका मापन किया जा सकता है। इवन की इंटेलिजेंस को भी आप IQ से मेजर करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशंट, बुद्धि लब्धि होती है, उसके हिसाब से देखा जाता है कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्तित्व के पूरा जो स्वरूप है उसमें कोई भी जो विशेषता शामिल है उसको ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिफरेंस बता पाए कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से इस विशेषता में अलग है, ठीक है। यही आपकी क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अब देखिए, हम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे, यानी कि आपके जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस किस प्रकार की हो सकती है। तो पहला है आपका शारीरिक अंतर। हमें शारीरिक बनावट में अंतर देखने को मिलेगा। आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, हाइट ज्यादा है किसी की छोटी है, कोई गहरा रंग का होगा, कोई गोरे रंग का होगा, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर भी हमें लोगों में या बच्चों में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बुद्धि में अंतर हो सकता है, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों में हमें अलग अलग बुद्धि का स्तर देखने को मिलता है। कुछ बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें कुछ भी सिखाओ बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, आप उन्हें कितना भी उनके पीछे लगो, कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश करो, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। और कुछ औसत बुद्धि के होते हैं। फिर तीसरा है आपका दृष्टिकोण में अंतर। अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनके दृष्टिकोण में भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है, किसी वस्तु को लेकर, स्थान को लेकर। कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल आना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें स्कूल में अच्छा लगता है। कुछ बच्चे जो है उन्हें स्कूल में आना अच्छा नहीं लगता। तो ये सब दृष्टिकोण के अंतर की वजह से होता है। फिर है उपलब्धि में अंतर हमें देखने को मिलता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, वो क्लास में हमेशा अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट में अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम्स में अच्छा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे जो है पढ़ने लिखने में उतने तेज नहीं होते, उनकी अचीवमेंट जो स्तर है या लेवल है वो भी उतना हाई नहीं होता। वो क्लास, ऐसा नहीं है कि उन्हें क्लास में फर्स्ट आके दिखाना है, वो बस क्लास में आ रहे हैं, बस अपनी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चाहते कि मैं कक्षा में प्रथम आके दिखाऊं। ऐसी कोई उपलब्धि उनका नहीं है, उनका उपलब्धि का इरादा नहीं है, ठीक है। फिर है मोटर क्षमताओं में अंतर हमें देखने को मिलता है। ये अलग अलग उम्र में भी हमें दिखाई देता है। कुछ लोग जो है वो मैकेनिकल वर्क, जो यांत्रिक कार्य होता है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लैब में भी बच्चों को लेके जाए तो कुछ बच्चे लैब में बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज में डरते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल वर्क करने में उतना मजा नहीं आता, या बहुत रफ होते हैं। जैसे अगर हम कुछ कांच की चीज अगर हम दिए तो हम बड़ी जल्दी वो तोड़ देते हैं, उन्हें ढंग से काम नहीं आता है ठीक से करना। तो यांत्रिक कार्यों में कुछ लोग जो है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कुछ बच्चे जो है समान स्तर पे होते हैं, जितना उन्हें बताया जाए वो ढंग से कर लेंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा अपना कुछ क्रिएटिव नहीं निकाल के लाएंगे। और कुछ को जो है अपने इन कामों में कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। मोटर क्षमता में खेलकूद वगैरह में भी नजर आ सकती है। हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोटर क्षमताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। फिर लिंग के कारण भी हमें मतभेद देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे महिलाएं जो होती है उनकी याददाश्त जो होती है वो अच्छी होती है, वो बहुत सारी चीजें याद रख लेती है, जबकि जो पुरुष होते हैं वो मोटर क्षमता वाले जो कार्य होते हैं, जो यांत्रिक कार्य होते हैं, उनमें ज्यादा तेज होते हैं। फिर जैसे कि अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो लड़कियों का इंटरेस्ट ज्यादातर कहानियों में, परियों की कहानियों में, स्कूल वगैरह में घर घर खेलेंगे, इस तरह की कहानियों में रुचि लेती है।
जबकि लड़के जो हैं उन्हें हम ज्यादातर बहादुरी वाली कहानियों से, विज्ञान से, ठीक है, युद्ध या स्काउटिंग खेलों से ज्यादा जोड़ते हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा वो रुचि लेते हैं। फिर है राष्ट्रीयता के कारण हमें अंतर देखने को मिलता है। विभिन्न राष्ट्रों में देखेंगे तो अलग अलग तरह की बनावट हमें देखने को मिलती है। वो वहां के मौसम की वजह से होती है, वहां का जो क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग वहां के लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे ना, इंडिया में भी स्टेट में अलग अलग आप देखेंगे मौसम मिलता है। डाउन साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि यहाँ नॉर्थ में ठंड ज्यादा होती है। पहाड़ में जो आप लोग देखेंगे उनकी हाइट छोटी होती है। कई जो आपके आर्मी में जो हाइट के लिए कटौती दी गई है, मतलब जो पहाड़ के व्यक्ति हैं उनके लिए हाइट में थोड़ा सा वो दिया गया, लीनियंसी दी गई है, ठीक है, छोटी हाइट के भी होंगे तभी भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर भी हमें थोड़े बहुत यहाँ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल भी यहाँ लिया हुआ है कि रूसी लोग जो होते हैं वो लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि सीलोन के जो लोग होते हैं वो छोटे और पतले होते हैं। वहां के क्लाइमेट पे, वहां का जैसा जलवायु है, जैसी वहां पर भोजन पानी वगैरह मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। फिर बात करेंगे आर्थिक स्थिति के कारण। अब देखिए इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके कारण भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे परिवार से बच्चे आते हैं, जैसी आर्थिक स्थिति है, बच्चों के हितों में, प्रवृत्तियों में, उनके चरित्र में हमें ये सब चीजें नजर आती हैं। फिर बच्चों की रुचियों में अंतर होता है। कई बच्चे जो हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में ज्यादा है, किसी का इंटरेस्ट इंग्लिश में ज्यादा है। इसके अलावा किसी का स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कोई जो है ड्राइंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और उसका इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में या पढ़ाई लिखाई में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई, लिंग हो गया, विकास का स्तर हो गया, किस आपकी कल्चर से आते हैं, क्या रेस है, राष्ट्रीयता है, ये सारे जो कारक हैं मिलकर जो है आपकी रुचियों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन सब की वजह से एक बच्चे के अंदर रुचियां पैदा होती है। फिर है भावनात्मक रूप से मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। किसी विशेष स्थिति के लिए व्यक्ति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए भी भिन्न होता है। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई परिस्थिति है उसमें एक बच्चा जो है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो दूसरे बच्चे के ऊपर मारधाड़ करने लगेगा, उसे हाथ उठा देगा। लेकिन एक बच्चा है जो वो बहुत शांत रहता है, कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए वो लड़ने झगड़ने के लिए एकदम से उतारू नहीं होता है। तो ये भावनात्मक रूप से जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं किसी परिस्थिति में, इस पे भी हमें मतभेद देखने को मिलते हैं, या फिर हम कहेंगे इसमें अंतर हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट तरह के लोगों के बीच में। फिर देखिए व्यक्तित्व में अंतर देखने को मिलेगा। किसी का व्यक्तित्व किस तरीके का है ये उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। उस व्यक्ति का फिजिकल बिल्डअप कैसा है, वो इमोशनली कैसा है, वो सोशली कैसा है, ठीक है, सामाजिक रूप से कैसा है, भावनात्मक रूप से कैसा है, और उसका शारीरिक विकास कितना हुआ है, इसके ऊपर भी किसी का व्यक्तित्व जो है बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और व्यक्तित्व में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर मूल्यों के आधार पर भी हमें अंतर देखने को मिलता है। जिस तरह के सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश से लोग आते हैं उसकी छाप हमें उन लोगों के मूल्यों में देखने को मिलती है। तो बच्चे किस कल्चर से आ रहे हैं, कैसे संस्कार उनको मिले हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस वो अपने घर में करते हैं, वही चीज वो वहां स्कूल में भी दर्शाते हैं। तो हमें इसके बेसिस पर मूल्यों में भी अंतर देखने को मिलता है। फिर योग्यता में हमें अंतर देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग जो है किसी विशेष कार्य के लिए अलग अलग स्तर की योग्यता दिखा सकते हैं। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसमें अच्छा करके दिखाएगा, जबकि अगर कोई बिना इंटरेस्ट के किसी काम को कर रहा है तो वो उसमें एक्सेल नहीं करेगा, वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो योग्यता में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। फिर आकांक्षाओं के स्तर में अंतर होता है। कोई जो है वो बहुत अच्छा एम बना लेता है, उसे मान लो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि आगे चल के लाइफ में करना क्या है। तो आकांक्षाओं के स्तर में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। स्व अवधारणा में अंतर, अपने बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है, आत्म अवधारणा क्या है, अपने बारे में आप किस तरह से सोचते हो, अपने आप को कैसे देखते हो, इसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अपने आप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, आत्मविश्वासी होते हैं, वो अपने खूबियों को पहचानते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं। तो स्व अवधारणा में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। अब देखेंगे ये व्यक्तिगत मतभेदों के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, मतभेद नहीं बल्कि यहाँ पर अंतर कहेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो अंतर हैं इनके कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके मुख्य कारण सबसे पहले तो अनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी, यानी जिस तरह के जीन्स, जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, ठीक है, वैसा ही हम भी करते हैं। जेनेटिक्स यानी कि जो जीन्स होते हैं, जिस तरह के गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वैसा ही हमारा शारीरिक विकास होगा, कैसे हम आगे चल के विकसित होंगे भावनात्मक रूप से,
शारीरिक रूप से, ये सब आपकी आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है। तो आनुवंशिकता एक बहुत बड़ा कारण है जिसके परिणाम स्वरूप हमें बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पर्यावरण भी इसका एक मुख्य कारण है। बच्चे किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह का उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है, कैसा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, या फिर जो है उनका संस्कृति कैसी है, किस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से वो आए हैं, उनके यहाँ त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, किस तरह से उनके यहाँ लोगों को ग्रीट किया जाता है, क्या क्या उनके यहाँ रीति रिवाज फॉलो होते हैं, इसका असर बच्चों पे पड़ता है। फिर पर्यावरण में और भी चीजें आ जाएंगी जो कि इनका फिजिकल एनवायरनमेंट है, भौतिक वातावरण, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, किस तरह का खाना पीना होता है परिवार में, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह का जो आपका परिवेश है वो बच्चों के ऊपर प्रभाव डालता है और व्यक्तिगत अंतर पैदा करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमको देखने को मिल रही हैं उनका मुख्य कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही है। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, इसके लिए एक कर्व आपका आता है, वो है आपका बेल शेप कर्व। ठीक है, ये बेल शेप यानी कि घंटी के जैसे बना हुआ है, तो ये बेल शेप कर्व हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो ज्यादातर पॉपुलेशन होती है वो मध्य में होती है, यानी कि औसत। किसी भी विशेषता को आप ले लीजिए, जो अधिकतर पॉपुलेशन होगी वो औसत दिखाएगी। जैसे आप 100 का आंकड़ा ले लीजिए तो 100 में से जो 50% लोग होंगे वो आपकी औसत विशेषता दिखाएंगे। बाकी बचे हुए 50% में से 25% जो है वो औसत से अधिक विशेषता दिखाएंगे और बाकी के 25% औसत से कम विशेषता दिखाएंगे। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो आप पूरी दुनिया में ही देख लीजिए, आपको अधिकतर लोग जो है एवरेज या औसत हाइट के मिलेंगे। बहुत ज्यादा लंबे लोग और बहुत ज्यादा बौने और छोटे लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो अगर हम किसी भी विशेषता की बात करते हैं तो अधिकतर जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो अधिकतर औसत कैटेगरी में यानी कि एवरेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर कुछ जो होते हैं वो एवरेज से भी अच्छा करके दिखाते हैं और कुछ जो होते हैं वो एवरेज से भी कम रह जाते हैं। ऐसी अगर हम आईक्यू की बात करें, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट, बुद्धि लब्धि, तो अधिकतर जो आपको अपनी कक्षा में बच्चे मिलेंगे वो औसत आईक्यू के मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो औसत से भी अच्छा जिनका आईक्यू होगा, जो गिफ्टेड होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो औसत से भी कम होंगे, मंद बुद्धि होंगे। ठीक है, अब देखिए हम स्कूल में कैसे व्यक्तिगत अंतर को केटर कर सकते हैं, कैसे हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए भी अच्छी तरीके से शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हम शिक्षा देना चाहते हैं और सभी तरह के बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मिले, इसके लिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला है आपका कक्षा का सीमित आकार। कक्षा में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सामान्यतः हमें यहाँ कक्षाओं में 50 या उससे भी अधिक बच्चे देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, टीचर का ध्यान सब पर नहीं जाता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कब तक देखेगी टीचर? इतनी बड़ी क्लास में इतने सारे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि क्लास का जो साइज है वो कम रखा जाए, जिससे टीचर सभी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे सके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ऊपर भी ध्यान दे सके। ठीक है, तभी टीचर को बच्चों की कठिनाइयों का पता चलेगा और तभी वो उनको एक अनुकूल तरीके से पढ़ा पाएंगे। फिर है कक्षा का उचित विभाजन। कक्षा में जब भी आप गतिविधि करा रहे हैं या कोई भी आप कार्य करवा रहे हैं तो आपको कक्षा का जो विभाजन करना है वो बहुत सही तरीके से करना है। रुचियों के आधार पर, भावनात्मक या सामाजिक गुणों के आधार पर आपको इस तरीके से, अगर समूह बना भी रहे हैं, ग्रुप में एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन ग्रुप में जब आप बच्चों को रख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से आप कक्षा का उचित वर्गीकरण करेंगे। फिर है गृह कार्य। गृह कार्य देते समय भी टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का गृह कार्य सभी को दे दें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा जो बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है उसके लिए आपको थोड़ा विशेष अच्छा गृह कार्य देना होगा, जिससे कि वो थोड़ा बिजी हो सके उसमें। ठीक है, नहीं तो आप बहुत सिंपल सा गृह कार्य दे देंगे तो वो तो उस जल्दी करके बैठ जाएगा। ठीक है, उसका ध्यान उसमें नहीं रहेगा, लेकिन उसकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। तो आप जब गृह कार्य दे रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि छात्र उस गृह कार्य से घर पे क्या सीख पाएंगे, और इसके लिए आपको उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे कैसा गृह कार्य देना है, अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है तो उसे कैसा गृह कार्य देना है, औसत बच्चा है तो उसे कैसा गृह कार्य देना है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है शिक्षा के तरीकों को समायोजित करना।
अब देखिए, शिक्षण हमने पढ़ा था कि शिक्षण में बहुत सारी आपको योजना बनानी होती है, रणनीतियां तैयार करनी होती है, विधियां आपको सिलेक्ट करनी होती है, विषय वस्तु आपको देखना होता है, क्या शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल होगी ये आपको देखना होता है। तो शिक्षण जो है आपका वो इस तरीके से होना चाहिए कि सभी तरह के जो बच्चे हैं आपकी कक्षा में, जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रही है, वो सबके सब बच्चे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करिए, साथ ही साथ ऐसे टीचिंग मेथड्स का यूज करिए कि प्रतिभाशाली बच्चे को भी समझ में आए, जो बच्चा मंदबुद्धि वाला है वो भी कम से कम शिक्षण सहायक सामग्री के सहायता से समझ पाए थोड़ा बहुत टॉपिक, औसत बच्चे को भी समझ में आए। तो आपको इस तरीके से अपने शिक्षण को किस तरीके से प्लान करना है, कैसे आपको उसे मॉडिफाई करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है पाठ्यचर्या, जो करिकुलम या सिलेबस होता है। ठीक है, पाठ्यचर्या क्या होता है आपका सिलेबस। तो जो सिलेबस होता है वो भी आपको ध्यान से बनाना है। जो पूरा एकेडमिक ईयर में आप करिकुलम बताते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, इसके अलावा आप क्या क्या एक्टिविटीज पूरे साल भर में बच्चों को करवाने वाले हैं, वो आपका पाठ्यक्रम बनाता है। तो पाठ्यक्रम जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, उसमें बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। आपका जो सिलेबस है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो बच्चे जो है अलग अलग रुचियों वाले जो बच्चे हैं वो सबको इंटरेस्ट आए। ठीक है, अगर मान लीजिए सबको इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, तो फिर भी आपने दूसरी लैंग्वेज रखी होगी, किसी को उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो सकता है। सबको हो सकता है साइंस पसंद ना हो, लेकिन आपने एसएसटी भी रखा है, तो जिसे साइंस पसंद नहीं है उसे एसएसटी भी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट्स रखिए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज रखिए, जिससे कि बच्चों को यहाँ पर रुचि आए, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पर जगे। ठीक है, पाठ्यचर्या जो है कठोर नहीं होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिसे आप बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। इसके अलावा देखिए, निर्देशों को व्यक्तिगत करने के लिए विशेष कार्यक्रमों या विधियों को अपनाना, मतलब इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आपको देना है। इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चे के पास इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शंस पहुंचे। ठीक है, इसके लिए आप कैसी विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डल्टन योजना, परियोजना विधि, क्रमादेशित शिक्षण, ये इस तरह की कुछ विधियां हैं जो नई हैं, जिससे हर बच्चा जो है वो लाभान्वित हो सकता है। लेक्चर मेथड से आप पढ़ा रहे हैं तो खाली आप कक्षा के आगे खड़े हैं और सारे बच्चे बैठे हुए, अब उससे आप हर इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नता के बच्चों को या किसी के अंदर मान लीजिए कोई कमी है, आप सबको केटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है सबके समझ में आ जाए, लेकिन जब आप अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं, ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे इंडिविजुअली हर बच्चे को अटेंशन दिया जा रहा है, तो ऐसी विधियों के द्वारा बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। फिर है शिक्षण के तरीके, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण के तरीकों का चयन किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पूरे शिक्षण विधि को ही जब आप समझाया आपको किस तरह से शिक्षण होना है, तो वहां भी मैंने बताया कि जो आप शिक्षण विधियों का सिलेक्शन करेंगे, जो तरीका जो तकनीक आप अपनाने वाले, उसका चयन भी आपको अपनी कक्षा के अनुसार करना है। किस किस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बच्चे आपकी कक्षा में उपस्थित हैं, उसके हिसाब से आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया का चयन करेंगे। फिर है शैक्षिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल गाइडेंस। कौन सा बच्चा आगे चल के कौन सा स्ट्रीम चुनेगा या किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए, इसके लिए बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस या शैक्षिक मार्गदर्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को आप उचित निर्देशन देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे, मतलब आप बच्चों को बताएंगे उसकी जो क्षमताएं हैं वो आप जानते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्षमता है, किस क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, किस क्षेत्र में उसे रुचि है, उससे रिलेटेड उसे जानकारी दें, उससे रिलेटेड उसके साथ गतिविधियां शेयर करें कि किस तरीके का काम आपको आगे चल के करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपकी रुचि है, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको उसका मार्गदर्शन करना है। फिर ऐसे व्यावसायिक मार्गदर्शन की जब हम बात करते हैं तो बच्चे ने एक बार स्ट्रीम सिलेक्ट करी है तो वो उससे रिलेटेड व्यवसाय भी आगे लेगा, तो व्यवसाय कौन सा उसे लेना चाहिए, इसके लिए भी शिक्षकों को बच्चों को देखते हुए, उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए, कौन सा बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, ये सब देखते हुए उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। फिर है व्यक्तिगत प्रशिक्षण, इसमें ऐसी विधियों के लिए कहा गया है जिन विधियों से इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, इंडिविजुअली हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे हमने शिक्षण विधियों में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर डल्टन योजना हो गई, मॉरिसन योजना हो गई, ये कुछ ऐसे तरीके हैं, नए तरीके, जिनके द्वारा हम अपने शिक्षण को और बेहतर बना सकते हैं और हर बच्चे की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे डल्टन योजना में हमने देखा था कि हेलन पाफस ने दिया है, जिन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर स्कूल को बच्चों का घर माना गया है। ठीक है, तो बच्चों को घर का जैसा वातावरण मिले स्कूल में भी, वहां पर वो अच्छे से सीख सकें, इसके लिए उनके लिए क्या किया जाता है, उनको कक्षाओं में पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें ऐसे विषय दिए जाते हैं जिनमें उनकी रुचि हो और वो
प्रैक्टिकली हर चीज को करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों द्वारा सीखते हैं, ठीक है, और अपने पेस पे सीख सकते हैं। वहां पे टीचर का जो काम होता है वो मिनिमम होता है। टीचर क्या करती है, वहां पर हेल्प करती है, गाइडेंस देती है बस खाली, बाकी करना बच्चे को स्वयं होता है, खुद उसे सीखना होता है। तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिनका ध्यान हमें शिक्षण के वक्त जरूर रखना होता है, ताकि हम सभी बच्चों के लिए अच्छी तरीके से टीचिंग प्लान कर सकें और सभी बच्चे हमारी टीचिंग से लाभान्वित हों। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।